हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीएस कैरियर एकेडमी। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स जो थे वो थे न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर थे वो कौन थे? वो थे सर आइंस्टीन। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन थे? आइंस्टीन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरीके की होती हैं? बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरीके की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हम लोग जो जानते हैं बेसिकली वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितनी स्टेट्स होती हैं? देयर आर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मी आयोनिक कंडेंसेट और सुपर सॉलिड। ये सब हो गई हमारी 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड आपको पता ही है क्या होता है, लिक्विड और गैस भी आपको पता है, मतलब कि जिसमें जो एटम्स के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब कि नेग्लिजिबल होती है, तो वो क्या होते हैं? सॉलिड। फिर सॉलिड से ज्यादा जिसमें होती है मतलब कि डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस, तो वो हो जाती है लिक्विड। और जिसमें बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं एटम, वो क्या होते हैं? गैस। ठीक है, अब हम आते हैं प्लाज्मा पे। ठीक है, प्लाज्मा हमें कहां से मिलता है? प्लाज्मा हमें अर्थ पे भी अवेलेबल है और एज वेल एज यूनिवर्स, मतलब कि हमें ब्रह्मांड से भी प्राप्त होता है प्लाज्मा। पांचवी आती है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, उसके बाद आती है फर्मी आयोनिक कंडेंसेट और सुपर सॉलिड। ये तीनों क्या है? ये तीनों आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम या तो हीट करके या फिर उसको फ्रीज करके उसे क्या बनाते हैं? ये तीनों स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे। ये क्या है? ये सत्येंद्र नाथ बोस जो कि यूएसए में रहते हैं और इंडियन हैं, उन्होंने ये खोजा था। किसने? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हो गई बात तीनों चीजों की। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे। तो हम सब कुछ और हटा देते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो कैसे बनती है? हम जब रेडियम को फ्रीज करते हैं, जब हम रुबिडियम को 0 केल्विन टेम्परेचर यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे जब हम फ्रीज करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब कि 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है? 0 केल्विन क्या है? हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं उसको, रुबिडियम को, तो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमको मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारा फर्मी आयोनिक कंडेंसेट। फर्मी आयोनिक कंडेंसेट जो है वो हमारा पोटेशियम को 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे पोटेशियम के प्लस को जब हम 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करते हैं, तो हमें फर्मी आयोनिक कंडेंसेट मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो खोज थी वो किसने करी थी? डे बोरो, सर डे बोरो ने
इसकी खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की किसने करी थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने, इसीलिए उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सुपर सॉलिड पर। सुपर सॉलिड इसका एग्जाम्पल है हीलियम। ठीक है, हीलियम एक सुपर सॉलिड है। ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइन। ग्रेफाइन क्या है? ग्रेफाइन एक एलोट्रोप है कार्बन का और इट इज अ हार्डेस्ट एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड एलिमेंट है ग्रेफाइन। तो ये तो हो गया हमारे 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन कि कैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में वो कन्वर्ट होता है। गैस सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। जैसे कि इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे जो बादल बनते हैं, जिस प्रक्रिया से बनते हैं, समुद्र का पानी जो है वो भाप में परिवर्तित होकर बादल बनता है और फिर बारिश होती है। ठीक है, तो जब वो भाप में परिवर्तित होता है तो क्या है, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और जब गैस लिक्विड में ट्रांसफर होती है, कन्वर्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो हम अगर ग्लास में ठंडा पानी होता है तो उस ग्लास के चारों ओर वाटर वेपर से इकट्ठी हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितना जो लिक्विड है, ठीक है, वो उससे ठंडा हो जाता है। ठीक है, ग्लास में ठंडे पानी से वो ठंडा हो जाता है और वाटर वेपर्स उसके सरफेस पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो क्या प्रोसेस है? उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे कि हमने पानी फ्रीजर में रखा तो वो जम गया। ठीक है, वो बर्फ बन गया। बर्फ बन गया मतलब कि सॉलिड बन गया। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। फ्रीजर से ही फ्रीजिंग। ठीक है, ऐसे याद रखें। अब आपका सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब कि हमारा हाथ में आइसक्रीम है वो मेल्ट हो गई। तो आइसक्रीम क्या थी? वो सॉलिड थी। सॉलिड जब वो मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, अब सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल है कैम्फर। ठीक है, कैम्फर यानी कि कपूर। कपूर को अगर आप कुछ टाइम के लिए खुला एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो वो गायब हो जाएगा। वो सीधे डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस इन स्टेट्स हो गए। मतलब कि गैस कैसे लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, ये सब क्या हो गया? चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, अब हम आते हैं एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे। एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? वर्क एफिशिएंसी, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कौन है?
एनरिको फर्मी, ठीक है। और डिस्कवर किसने करा था? हेनरी बेनेक्यूल ने। हेनरी बेनेक्यूल ने डिस्कवर किया था। और फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है एनरिको फर्मी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उसमें बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन, किसी चीज को हमने हीट किया और उसकी लेंथ में या उसकी वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि वो बढ़ी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन होता किस तरीके से है ये हम देखते हैं। ये हमारा 3 तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। तीसरा होता है हमारा रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन जो हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, ठीक है। और कन्वेक्शन जो हमारा होता है वो लिक्विड और गैस में होता है, ठीक। और रेडिएशन जो होता है वो हमारा लाइट में होता है, ठीक है। तो हमारा रेडिएशन जो होता है वो हमारा लाइट में होता है। लाइट का मतलब जो सन से हमारी लाइट आ रही है, ठीक है, अर्थ पे या मून से जो लाइट आ रही है वो किस मीडियम से है? रेडिएशन। मतलब कि जो सन से लाइट आती है वो आती है हमारी 8.5 सेकेंड में, ठीक है। और मून से जो लाइट आ रही होती है वो हमारी 1.25 सेकेंड में अर्थ पे पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एटम पे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया। अब हम आते हैं एटम पे। एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, ठीक है। वैसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट है वो क्या है? एटम है, ठीक है। तो एटम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका बीच में जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद एटम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा जो एटम होता है उसके 3 तरीके के चार्जेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद यार हम न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी है? चैडविक ने। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच मतलब ईंट इलेक्ट्रॉन का ई और थॉमसन का टी, ईंट पर, प्रोटॉन का पी, रदरफोर्ड का आर, ठीक है। पर नाच, न्यूट्रॉन का एन और चैडविक का सी, ठीक है, नाच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईंट पर नाच। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि किसकी खोज किसने करी है, ठीक। अब हमारा आता है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं H, तो ये जो ऊपर और नीचे लिखा हुआ है ये क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है वो है एटॉमिक मास, और जो नीचे लिखा हुआ है वो है एटॉमिक नंबर।
हाइड्रोजन में या किसी भी एलिमेंट में जो ऊपर नंबर लिखा होगा वो होगा हमारा एटॉमिक मास, और नीचे जो नंबर लिखा होगा वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट में जो ऊपर और नीचे नंबर लिखे होते हैं, नंबरिंग होती है, वो क्या होती है। ठीक है, अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो मोर देन 80 है, मतलब एटॉमिक नंबर 80 से ज्यादा जिनका है, वो कैसे एलिमेंट्स हैं? वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? इसकी खोज करी थी हेनरी बेनेक्यूल ने। ठीक है, डिस्कवरी ठीक है, हेनरी बेनेक्यूल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, और रेडियो एक्टिव मेटल जो होते हैं, मटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं, वो होते हैं एटॉमिक नंबर जिनका 80 से ऊपर होता है, और डिस्कवरी किसने करी? हेनरी बेनेक्यूल ने। लेकिन इसे नाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसने दिया? मैडम क्यूरी ने। नेम गिवन बाय मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने इसको नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और इन्होंने किस एलिमेंट की खोज करी थी? इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। डिस्कवर्ड रेडियम। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो थी वो किस एलिमेंट से बताइए? पोलेनियम। ठीक है, इन्होंने पोलेनियम को लेकर बताया कि हाँ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जबकि उन्होंने रेडियम की खोज जो थी, डिस्कवरी जो थी, वो पहले कर चुकी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो फिर से दूसरे एलिमेंट को जो कि रेडियम है उसको बाद में डिस्कवर कर सके, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा इसको रेडियो एक्टिव जो नाम मिला है वो किससे मिला है? मैडम क्यूरी से मिला है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसको नाम दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने पहले किया रेडियम डिस्कवर, उसके बाद इन्होंने दूसरा एलिमेंट जो डिस्कवर किया था वो था पोलेनियम। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी रेडियो एक्टिविटी की जो थ्योरी थी वो पोलेनियम से दी थी। ठीक, और दूसरा जो रेडियम, अब आप ये कहेंगे कि इन्होंने रेडियम तो पहले डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इन्होंने फिर उससे क्यों नहीं रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी दी? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए रेडियम को छोड़ दिया। ठीक है, जिससे कि रेडियम के बारे में वो अपने हस्बैंड के थ्रू बता सके। इससे क्या होगा? इससे इनको ज्यादा से ज्यादा नोबेल प्राइजेस मिले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइजेस मिले हैं वो किसे मिले हैं? क्यूरी फैमिली को। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस won by क्यूरी फैमिली। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।